ठीक है। हमने कहा था 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, लिम्ब इलेक्ट्रोड्स 4 होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब होना तो ये चाहिए था कि 4 इलेक्ट्रोड्स हैं तो चार चार लीड्स जनरेट होती। वैसे भी हमने कहा था ब्लैक तो न्यूट्रल होती है, तो बाकी बच गई 3 इलेक्ट्रोड्स, 1, 2, 3। 3 इलेक्ट्रोड्स हैं तो हमारे पास 3 लीड्स जनरेट होनी चाहिए, सिंपल। लेकिन हमारे पास 6 लीड्स जनरेट होती हैं, कैसे? वो हम इसको दोबारा से एक बार देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो राइट इलेक्ट्रोड और लेफ्ट इलेक्ट्रोड लगते हैं, और यहाँ पे ग्रीन वाला जो कि फुट एंड पे लगता है, राइट साइड वाला है तो एवीआर होगा। लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोड जो लगता है वो एवीएल लीड जनरेट होती है। फुट एंड पे जो लगता है उसकी वजह से एवीएफ लीड जनरेट होती है। यहां तक समझ आ गई थी? ये है यूनिपोलर। जो इलेक्ट्रोड जहां पर लगा है यूनिपोलर, वो उसी जगह पे करंट को जो उसमें से फ्लो कर रहा है उसको देखेगा, उसको पिक करेगा, डिटेक्ट करेगा, और ईसीजी के पेपर के ऊपर एक डिफ्लेक्शन पैदा होगी। ठीक है, डिफ्लेक्शन क्या होती है? क्यूरेस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये है, ये तो हो गए आपके यूनिपोलर। हमने कहा था बाइपोलर होते हैं। बाइपोलर क्या होते हैं? जिनको 2 पोल्स चाहिए होते हैं जनरेट होने के लिए, लीड 1, लीड 2, लीड 3। ये है बाइपोलर। एवीआर, एवीएल, एवीएफ है यूनिपोलर, क्योंकि उनको सिंपल एक ही जगह पे एक इलेक्ट्रोड में उन्हें चाहिए जनरेट होने के लिए। अब ये देखिए लीड 1 जनरेट कैसे हो रही है। ये करंट फ्लो कर रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो जब एक पोल से दूसरी पोल की तरफ करंट फ्लो करेगा तो उससे लीड 1 जनरेट होगी। ये यहां से राइट से लेफ्ट फुट की तरफ करंट जनरेट होता है, उसे उसमें जो करंट फ्लो करता है उसे लीड 2 जनरेट होती है। जो यहाँ से लेफ्ट साइड से लेफ्ट फुट की तरफ करंट फ्लो होता है उससे लीड 3 जनरेट होती है। ठीक, हमने ये भी थोड़ी देर पहले इसको हमने पढ़ा था। आई होप अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम चलते हैं V1, V2, V3 के ऊपर। अब आप ये देखिएगा कि हमने कहा था कि ये यूनिपोलर है। हमारे पास टोटल 9 इलेक्ट्रोड हो गए जो कि 12 लीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें से 6 हमारे पास इलेक्ट्रोड थे जो चेस्ट पे लगते थे, ठीक है। एक स्टर्नम की राइट साइड पे, एक स्टर्नम की लेफ्ट साइड पे, ये रिब पे। और ये V4, V5, V6 जो थे ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जाते हैं, ये फोर्थ इंटरकॉस्टल में होते हैं, ये दोनों फोर्थ में होते हैं, और ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल में होते हैं, और ये रिब पे होता है। अब ये जहां जहां पर है, अब आप ये देखें कि ये हार्ट को कहाँ से देख रहे हैं। हमने कहा था V1, V2 जो होती है सेप्टल लीड्स होती हैं, तो ये हार्ट के सेप्टम में जो करंट फ्लो करता है उसको पिक करती हैं। ठीक। V5, V6 को देखेंगे कहाँ पर है, ये हार्ट की लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। तो ये हार्ट की लेफ्ट साइड से हार्ट को ऑब्जर्व करती हैं करंट के फ्लो को, ठीक है। तो ये लेटरल साइड को भी शो करती हैं। V3, V4 हार्ट का इंटीरियर साइड है, ठीक है। V3, V4 आर इंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट। जो करंट यहाँ फ्लो करेगा ये उसको पिक करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं। आप देखें यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ईसीजी के 2 हिस्से कर लें, ये एक ईसीजी है, ऐसी होती है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, लाइक पी वेव, पी आर इंटरवल, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी। अगर आप इसके 2 हिस्से कर लें, ये देखें इन्होंने बड़ी अच्छी डिमार्केशन की हुई है। जो पीयर इंटरवल से इस तरफ का हिस्सा है इसको हम कहेंगे एट्रियल पार्ट, ठीक है। ये ईसीजी के एट्रियल कंट्रैक्शन को शो करेगी। और जो पीआर इंटरवल से इस तरफ वाला पार्ट है, हाफ ये वाला पार्ट, ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को शो करेगी। ईसीजी बनती कैसे है, ईसीजी प्रोड्यूस कैसे होती है? जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एक इलेक्ट्रिक करंट हार्ट के मसल्स में से, डिफरेंट मसल्स में से पास करता है, और डिफरेंट फाइबर्स में से पास करता है, परकंजी फाइबर में से पास करता है, बंडल में से पास करता है, तो क्या होता है? मसल्स कंट्रैक्ट करने शुरू करते हैं। जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये वेव फॉर्म्स पैदा होती हैं, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एट्रिया ने कब कंट्रैक्ट किया, एट्रिया ने यहां तक कंट्रैक्ट किया, यहां से ऑनवर्ड वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। मैंने जैसे कहा था पी वेव है। पी वेव जनरेट होने का मतलब है कि एट्रिया में डीपोलराइजेशन हो रही है, यानी एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है तो पी वेव जनरेट हो रही है। पीआर सेगमेंट नहीं होता है, ये पीआर इंटरवल होता है। अब पीआर इंटरवल में आप देखें कि ये पीआर इंटरवल क्या चीज है। ये वो टाइम है जब एसए नोड से एवी नोड का डिले होता है, यानी एसए नोड पे करंट जनरेट हुआ, वो एवी नोड पे जाके रुक जाएगा,
क्योंकि एवी नोड से आगे फिर दोबारा फर्दर आगे वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। फिर डिले जो है, जो एवी नोड पे जाके डिले होता है करंट का, वो पी आर इंटरवल को प्रोड्यूस करता है। ओके, समझ आई। आगे आता है क्यूरेस कॉम्प्लेक्स। क्यूरेस कॉम्प्लेक्स क्या है? अब एवी नोड से आगे करंट फ्लो करता है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है, जब वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, तो क्यूरेस कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ द कार्डिक साइकिल जिसमें वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रही थी, वो टी वेव उससे जनरेट होती है। और जब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो चैट बॉक्स में क्या कह रहे हैं? यस, समझ आ गई, चलें, गुड। अच्छा, अब ये है हमारी पी वेव। अब हम बारी बारी एक एक वेव को लेंगे और उसकी हम मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे बिल्कुल शॉर्टली। पहली बात, अभी हमने पहले पढ़ा था कि पी वेव जो है एट्रियल कंट्रैक्शन को शो करती है, गुड। इसकी नॉर्मल शेप और साइज ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, अभी हम देखते हैं। नॉर्मल इसकी विड्थ जो है ये 2.5 स्मॉल स्क्वेयर्स तक होनी चाहिए, और टॉल भी, यानी कि अगर ये पी वेव है, ये पी वेव है, इसकी विड्थ 2.5 स्मॉल स्क्वेयर्स, और इसकी हाइट भी 2.5 स्मॉल स्क्वेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये से ज्यादा होती है, लाइक इसकी विड्थ 2.5 स्मॉल स्क्वेयर से ज्यादा होती है, या ये 2.5 स्मॉल स्क्वेयर से ज्यादा टॉल होती है, तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है, अभी हम देखते हैं। अब आपको याद ये रखना है कि हमने चूंकि कहा था कि पी वेव एट्रियल कंट्रैक्शन को शो करती है, तो जब भी पी वेव की कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, यू विल क्लिक इमीडिएटली, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि एट्रिया का कोई प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, गुड। ये कभी कभी एब्सेंट भी हो सकती है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में और एसवीटी में एब्सेंट भी होती है। ये इन्वर्टेड भी हो सकती है, जो कि यूजुअली जंक्शनल रिदम्स होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारा थर्ड सेशन होगा, ये जंक्शनल रिदम क्या होता है। तो ये इसमें इन्वर्टेड भी हो सकती है, ठीक है। हम इसके नॉर्मल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। ये देखें, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसकी अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो ये 2.5 स्मॉल स्क्वेयर ब्रॉड होगी, और ये 2.5 स्मॉल स्क्वेयर टॉल होगी। ये रहने देते हैं। यहाँ आते हैं, पी पल्मोनेल और पी माइट्रल, अपने नाम सुने हुए हैं? किसी को कॉन्सेप्ट है इसका? पी पल्मोनेल जो होती है, दिस इज टॉलर, मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वेयर से ज्यादा होती है, तो हम इसको कहते हैं पी पल्मोनेल। और वो पी वेव जो 2.5 स्मॉल स्क्वेयर से ज्यादा ब्रॉड होगी, उसको हम कहते हैं पी माइट्रेल। और ये बिल्कुल ऐसी ही शक्ल होती है, इसी तरह से, लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे होती है और ये ऐसे होती है, ठीक है। अब इसके नाम से जाहिर है, पी पल्मोनेल मतलब पल्मोनोलॉजी, पल्मोनरी पैथोलॉजी। माइट्रेल मतलब माइट्रल वेल्व का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये इसके नाम से ही जाहिर है। अब ये मेरे पास कुछ ईसीजीज थी, जैसे आप ये देखें कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये 2.5 स्मॉल स्क्वेयर से बहुत ज्यादा है। ये एक बड़ा, ये एक लार्ज स्क्वेयर है, ठीक है। इसमें अब छोटे छोटे खाने, हमें स्मॉल स्क्वेयर्स नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे देखिए कितनी टॉल है, तो ये पी पल्मोनेल है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा जूम आउट किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा नीचे, ये हमने इसको जूम आउट किया है। तो ये 1 2 और ये 3 तक ऑलमोस्ट जा रही है, तो दिस इज पी पल्मोनेल। ओके, अच्छा, अब आती है पी माइट्रेल। हमने कहा था पी माइट्रेल क्या होती है? पी माइट्रेल जिसमें 2.5 स्मॉल स्क्वेयर से ज्यादा वाइड होगी या ब्रॉड होगी। ये देखिए, 1 2 ऑलमोस्ट 3, ये पी वेव यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, तो ये ऑलमोस्ट 3 स्मॉल स्क्वेयर तक जा रही है, तो इसको हम कहते हैं पी माइट्रेल। जब पी माइट्रेल आएगी ना आपके पास जब भी कभी हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने देखना किस लीड में है, ठीक है। आप कहेंगे हम क्या हर लीड में देखें? आप हर लीड में नहीं देखेंगे, आप इसको लीड 2 में देखेंगे, ठीक है। जब आपको लीड 2 में पी पल्मोनेल या पी माइट्रेल नजर आए, सो यू हैव टू गो टू V1। उसमें रीजन क्या है? उसमें आपको फर्दर एलेबोरेट होगी। अब उसमें मजे की बात यह है कि जब आप V1 में देखेंगे, दिस इज पी वेव। आप इसको गौर करें, ये इसकी 2 फेजेस हैं, इसको बाईफेजिक कहते हैं, ठीक है। बाईफेजिक है ये। इसका ये वाली साइड जो है पी वेव की, ये राइट एट्रिया को शो करती है, और ये वाली साइड लेफ्ट एट्रिया को शो करती है। मजा आया आपको? यहां तक पहुंच के समझ आई? यानी आप सिर्फ एक पी वेव को देखकर ये बता सकते हैं कि राइट एट्रिया का प्रॉब्लम है या लेफ्ट एट्रिया का प्रॉब्लम है। जो लिम्ब ज्यादा बड़ा होगा,
इसका मतलब है कि उस साइड की इनलार्जमेंट है, फेलियर है, वट एवर जो भी है। लेफ्ट साइड का लिम्ब ज्यादा डीप होगा लाइक दिस वन, तो आप ये बता सकेंगे कि लेफ्ट एट्रिया का प्रॉब्लम है, आइदर लेफ्ट एट्रिया इज इनलार्ज और लेफ्ट एट्रिया इज डायलेटेड और वॉट एवर। ठीक, यहां तक समझ आ गई सबको? आई होप सो समझ आ गई है। अभी उसकी डिफरेंट, इस स्लाइड की भी मैं चाहती हूँ आप लोग एक तस्वीर ले लें। ये बहुत ही प्यारी स्लाइड है। फिर आपको इसको ढूंढनी पड़ेगी, चिराग लेके ढूंढेंगे। अच्छा ये है, हम देखें, हमने पहले लीड 2 में देखा, फिर हमने लीड V1 में उसको कंफर्म किया। अब नॉर्मल ईसीजी है, ये देखिए ये नॉर्मल पी वेव है, और V1 में ये इस तरह आपको मिल भी सकती है, 2 फेजेस में भी मिल सकती है, सिंगल फेज में भी हो सकती है। जरूरी नहीं आप कहें कि डॉक्टर सायरा ने कहा था कि ये लीड 1 में इस तरह 2 फेजेस में मिलेगी, बाई फेज होगी, जरूरी नहीं कि हर दफा हो। लेकिन अगर होगी तो फिर आपने उसके दोनों लिम्स को देखना है, ठीक है। तो ये कई कई दफा V1 में नॉर्मल भी होती है, ऐसे भी होती है। लेकिन कई दफा ये जैसे इन्होंने शो की हुई है, इसके 2 फेजेस भी हो सकती हैं, तो वो भी नॉर्मल होगा। सिर्फ ये देखना है कि उसमें से कौन सी साइड ज्यादा बड़ी है। चलिए अब हम आते हैं राइट साइड। अब राइट हार्ट का प्रॉब्लम है, ये लीड 2 में पी पल्मोनेल आ रही है, ठीक है। हम जाके इसको देखते हैं इसको V1 में। अब V1 में पी वेव का एक लिम्ब बड़ा है और एक लिम्ब छोटा है, इसका मतलब है कि देर इज सम प्रॉब्लम विद द राइट एट्रिया। ठीक, समझ आई? अब हम जाते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रिया को देखने के लिए। लीड 2 में, अगेन लीड 2 में देखें ये वाली साइड, लीड 2 में पी वेव आ रही थी, पी माइट्रल यानी कि काफी ब्रॉड थी। हमने उसको रिकन्फर्म किया लीड V1 में जाके, हमने उसको रिकन्फर्म किया। अब देखें ये वाला लिम्ब ज्यादा बड़ा है, जो मैंने आपको लेफ्ट साइड का कहा था, ये लिम्ब ज्यादा डीप है, इसका मतलब देर इज सम पैथोलॉजी विद द लेफ्ट एट्रियम। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द पी वेव सिंपली यू कैन आइडेंटिफाई देर इज सम प्रॉब्लम लाइंग इन द एट्रिया, आइदर इज इन लार्ज और डायलेटेड और फेलियर और व्हाटसोएवर। ठीक, यहां तक आप मेरे साथ हैं, सबको समझ आ गई? ये सबसे इंटरेस्टिंग था कि आप पी वेव को देखे एट्रिया की पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पियर इंटरवल, हम आते हैं पियर इंटरवल पे। जी, पियर इंटरवल क्या होता है? हमने कहा था पियर इंटरवल जो है ये एस ए नोड से एवी नोड तक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाके रुक जाती है, डिले होता है, डिले। यानी कि दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि एट्रियल कंट्रैक्शन से लेके वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन तक जो बीच में टाइम पीरियड आता है, जो डिले होता है, उसको हम कहते हैं पियर इंटरवल। ठीक, पियर इंटरवल की ड्यूरेशन 3 to 5 मिलीमीटर यानी कि स्मॉल स्क्वेयर्स होगी। अगर पियर इंटरवल प्रोलॉन्ग है तो ये एवी ब्लॉक्स को इंडिकेट करता है, जो कि हमारे थर्ड सेशन में आएंगे। अगर पियर इंटरवल शॉर्ट है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक क्या है उसमें एसेसरी पाथवेज बन सकता है, एवी नोड के ऊपर डिपोलराइजेशन हो सकती है एवी नोड की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें फजूल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, अगर पीयर इंटरवल शॉर्ट है तो आपके जहन में WPW सिंड्रोम आनी चाहिए। नाम सुना होगा आपने, ठीक है, WPW सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है, ये बड़ी मशहूर है, अक्सर लोग कहते हैं WPW है। तो अगर उसके लिए आप पीयर इंटरवल को देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आइदर इट्स WPW और नॉट। तो अब हम पीयर इंटरवल की थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। नॉर्मली ये नॉर्मल इतना है, ठीक है, ये 5 स्मॉल स्क्वेयर्स तक हो सकता है। अगर ये से प्रोलॉन्ग है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज पियर इंटरवल प्रोलॉन्ग। और अभी हमने पढ़ा था कि पियर इंटरवल एवी ब्लॉक्स में प्रोलॉन्ग हो सकता है। और अगर ये शॉर्ट हो तो यू शुड कंसिडर WPW सिंड्रोम। ये पियर इंटरवल की एक तस्वीर है मेरे पास, ये पी वेव है, ये पियर इंटरवल है, ये QRST, उसके बाद अगेन ये पी है और ये आर है। अब पी और आर इंटरवल का, यहाँ से पी शुरू हो रही है और यहाँ पे आर वेव खत्म हो रही है, तो ये देखें दिस इज 2 लार्ज स्क्वेयर्स, यानी कि 10 स्मॉल स्क्वेयर्स। ये तो बहुत ज्यादा है ना? सी, तो इसका मतलब है कि दिस इज वेरी मच प्रोलॉन्ग, जो कि शो करता है कि कोई शदीद एवी ब्लॉक है। ठीक है, अब आते हैं क्यू वेव पे। क्यू वेव क्या होती है, क्यू वेव बनती क्यों है? पहली बात तो ये है कि नॉर्मली, सवाल ये है कि इज इट प्रेजेंट नॉर्मली? यस, इट्स नॉर्मली प्रेजेंट।
ड्यू टू सेप्टल डीपोलराइजेशन बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स इट कैन बी प्रेजेंट और इट्स कैन बी नॉर्मली प्रेजेंट। तो फिर हमें कब परेशान होना चाहिए कि क्यू वेव सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंस देखने के लिए हमें इसकी ये चीजें देखनी होती हैं कि आइदर इट्स मोर देन वन स्मॉल स्क्वेयर या मोर देन 1 मिलीमीटर वाइड, आइदर इट्स मोर देन 2 मिलीमीटर डीप, या फिर अगर उस क्यूरस कॉम्प्लेक्स में जो आर वेव आ रही है, क्यू वेव उसका 1/3 है या 1/3 से ज्यादा है, यानी ये हमारे पास क्यू वेव बनी, ये आर वेव बनी। तो क्यू वेव इस आर वेव का 1/3 थी, अगर ये इसका 1/3 थी तो ये सिग्निफिकेंट है। अगर ये डीप है मोर देन 2 मिलीमीटर तो ये डीप है। अगर ये वाइड है मोर देन 1 मिलीमीटर से ज्यादा वाइड है, यानी कि 1 स्मॉल स्क्वेयर से ज्यादा वाइड है, तो सिग्निफिकेंट है। आपको सोचना चाहिए कि इसको कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? एमआई हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। और अगर ये लीड थ्री में हो, अगर ये लीड थ्री में इसी तरह टॉल हो, डीप हो या वाइड हो, तो इसका मतलब है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो जस्ट बाय मेयरली लुकिंग एट अ सिंपल छोटी सी क्यू वेव यू कैन आइडेंटिफाई पेशेंट को इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या उसको एम्बोलिज्म तो नहीं, ठीक है। इस बात की समझ आई? ये हमारे पास क्यू वेव की कुछ एग्जांपल्स हैं। ये देखें, अमूमन ये ना इतनी सी होती है, 1 मिलीमीटर यानी कि 1 स्मॉल स्क्वेयर तक होती है। लेकिन अगर ये इतनी डीप है, जैसे हमने कहा था 2 स्मॉल स्क्वेयर से ज्यादा है, ठीक है, ये देखें डीप है, ये देखें 2 स्मॉल स्क्वेयर से काफी ज्यादा है, इसका मतलब है ये सिग्निफिकेंट है। इसी तरह इस ईसीजी में देखें, ये क्यू वेव काफी ज्यादा डीप है, आर वेव का 1/3 क्या है, तो आर वेव के 1/3 से भी बहुत ज्यादा, इट्स लाइक 2/3, तो दिस इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर क्यू वेव इतनी डीप हो, हमारे पास कभी कभी बच्चे हैं, एचओस भी आते हैं, अभी वो अभी चूंकि वो नए हैं, सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं, वो इस क्यू वेव के ऊपर कंसर्न हो रहे होते हैं। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि बेटा आप जब तक इतनी बड़ी क्यू वेव ना देखो आप परेशान ना हो, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि इतनी डीप है तो आपको परेशान होने की जरूरत है। कि क्या हमने कहा था, अगर इतनी डीप वेव हो क्यू वेव तो क्या होता है? either it's MI, it may be bundle branch block, है ना, या फिर इट इज LVH। और तीसरी चीज ये थी कि अगर ये लीड थ्री में है तो इट मे बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आपको उसके और भी फीचर्स होते हैं जिससे आपको कंफर्म करना होता है। अब हम आते हैं क्यूरस कॉम्प्लेक्स। क्यूरस कॉम्प्लेक्स हमने अब यहां से वेंट्रिकल स्टार्ट हो रहा है, इससे पीछे पीछे सारा था, क्यू वेव से पीछे सारा क्या था? आ, आपके एट्रिया थे, ठीक है, एट्रिया की हो रही थी बात। अब हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा वेंट्रिकुलर पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसकी शेप नॉर्मल हमने देखी थी कैसे होती है, लाइक दिस इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ड्यूरेशन इसकी अगेन 2 to 3 मिलीमीटर या 2 to 3 स्मॉल स्क्वेयर्स होती है। आपने सेकंड्स में याद करनी तो सेकंड्स में याद कर लें, थोड़ा कूल लगता है जब आप कहते हैं 0.12 सेकंड। हम लोग तो सिंपल देसी तरीके से याद करते हैं, हम कहते हैं 2 to 3 स्मॉल स्क्वेयर्स है। टू टॉल भी हो सकती है, टू टॉल अगर हो तो हाइपरट्रॉफी को शो करती है। टू स्मॉल हो तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन को भी शो कर सकती है। टू वाइड हो तो बंडल ब्रांच ब्लॉक या एरिथमियास को शो करती है। और टू नैरो हो तो इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक या WPW सिंड्रोम को इंडिकेट कर सकती है। तो क्यूरस कॉम्प्लेक्स को देखने से, जस्ट मेड यू लुकिंग एट द क्यूरस कॉम्प्लेक्स यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट प्रॉब्लम्स अंडरगोइंग इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। हम अब क्यूरस कॉम्प्लेक्स की डिफरेंट शक्लें देखते हैं। ये देखें, अब क्यूरस कॉम्प्लेक्स की डिफरेंट डिफरेंट शक्लें, मेरे पास डिफरेंट ईसीजीज थी। अब ये यहाँ पे क्यूरस कॉम्प्लेक्स देखें, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे ये ब्रॉड हो गया है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ तक है, दिस इज नॉट नॉर्मल। सेम गोज हियर, ये क्यू वेव है, हम कहते हैं ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो ये इतना बड़ा है, ये देखें, ये कितने सारे स्मॉल स्क्वेयर्स आ गए इसमें, इसमें 7 स्मॉल स्क्वेयर्स आ रहे हैं, तो इट इज टू ब्रॉड, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। हमने क्या पीछे पढ़ा था कि अगर ब्रॉड हो तो क्या होता है? बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। ओके, ये भी क्यू वेव, ये क्यूरस कॉम्प्लेक्स है, ये खराब सा बन रहा है, इतना अच्छा नहीं बन रहा है इसमें। इस बात की आ गई थी समझ, क्यू वेव की, सॉरी क्यूरस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। अब एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट के बारे में आपने बड़ा नाम सुना होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो हमने देखा था कि ये QRS कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हम इसको एसटी सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो एस वेव के बाद आगे टी और ये बनती है ना, ये हम एस टी सेगमेंट,
इसको देखते होते हैं कि ये आइदर एलिवेटेड हो सकता है और ये डिप्रेस्ड हो सकता है। दो ही चीजें होती हैं, या ये एलिवेटेड होता है लाइक दिस, या ये डिप्रेस्ड होगा लाइक दिस। एलिवेशन और डिप्रेशन कहाँ से देखते हैं? बेस लाइन से। बेस लाइन से अगर ऊपर जा रहा है तो एलिवेटेड है, अगर बेस लाइन से नीचे डिप कर रहा है तो दैट इज डिप्रेशन। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं इसकी, उसको हम वन बाय वन बाद में देखेंगे। ये देखें, ये नॉर्मल एसटी सेगमेंट है, ये हमारी बेस लाइन थी, ये इसे एलिवेट कर रहा है। यहाँ हमारी बेस लाइन थी, ये जो पीआर इंटरवल वाली है ना, ये वाली, ये हमारी बेस लाइन है। इस बेस लाइन से ये नीचे डिप हो रहा है, तो दैट इज एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। एक और चीज आपको दिखानी थी कि जरूरी नहीं कि ये इसी तरह बिल्कुल फ्लैट डिप्रेशन हो, ये इस तरह भी हो सकता है, स्लोपी, और स्लोपी अपवर्ड, स्लोपी डाउनवर्ड। ठीक है। टी वेव के बारे में सेम अगेन, के टी वेव की शेप देखनी होती है, उसकी इन्वर्टेड तो नहीं है, टू टॉल तो नहीं है, टू स्मॉल तो नहीं है, ये इतना ज्यादा नहीं है, ये भी हम इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है। टी वेव में इसकी नॉर्मल शक्ल ऐसी होती है। टी वेव कैन बी बाइफेजिक, टी वेव कैन बी बाइफिड और नॉच्ड, टी वेव कैन बी फ्लैट जो कि कभी कभी हाइपोकेलीमिया में भी दिखती है, टी वेव कैन बी टॉल लाइक इन हाइपरकेलीमिया, T wave can be inverted like in ischemia. T wave can be like asymmetrically inverted like strain pattern. ठीक है, ये सब टी वेव की डिफरेंट शक्लें हैं। देखिए, इस्कीमिया वाली टी वेव इन्वर्जन और स्ट्रेन पैटर्न वाली टी वेव इन्वर्जन में काफी फर्क है। फर्क क्या है, मैं आपको यहाँ से थोड़ा ड्रॉ करके बताती हूँ। लाइक ये वाला अगर आप देखें ना, इसको जरा गौर करें, दिस इज लाइक टी वेव इन्वर्जन, ये बिल्कुल ऐसे करके यू शेप है। ठीक है, ये ऐसे है। इस टी वेव इन्वर्जन और इस टी वेव इन्वर्जन में फर्क ये है कि इसका एक लिम्ब यू शेप नहीं है, इट्स नॉट राउंडेड, इट्स लाइक शार्प लाइक दिस। उसके बाद वहां से ये सर्कल जा रहा है। देखिए, इसको देखेंगे ऐसे है, शार्प लाइक दिस, एंड देयर इज सर्कल। इसको देखें, इसमें फर्क है। ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं दोबारा से, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ अगेन। ठहरे, इट विल बी लाइक दिस एंड यू। एक साइड इसकी राउंड है, ये राउंड साइडेड है। ठीक है, और ये बिल्कुल शार्पली उसके ऊपर आके फॉल कर रहा है। देखें, ये फॉल कर रहा है और ये यहां से राउंड है, जबकि ये बिल्कुल सीधा राउंड है ऐसे। इन दोनों में फर्क है, इस फर्क को याद रखिएगा, आगे आप काफी जगह पे यहाँ पे काम आएगा। 9 मिनट से हम जल्दी से इसमें रेट और रिदम करते हैं। आपने करना ये है कि आपने दो आर वेव्स के बीच में जितने लार्ज स्क्वेयर्स आएंगे, आपने उन्हें काउंट करना है और उसको 300 पे डिवाइड कर देना। जैसे आप ये देखिए ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा है 300 के ऊपर हमने 4 को 300 पे डिवाइड किया। दो आर वेव्स के बीच में 1 2 3 और ये हाफ हाफ है, तो ये फोर फोर हो गए, 4 लार्ज स्क्वेयर्स हैं। तो हमने 300 पे 4 को डिवाइड किया तो हमारा हार्ट रेट आ गया 75। वैसे तो मॉडर्न ईसीजी मशीन्स जो है वो ईसीजी की जब स्ट्रिप निकलती है तो उसके ऊपर हार्ट रेट साइड पे लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह याद भी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो थोड़ा कूल हो जाएगा कि आपको आता है। ठीक है, इट्स एन एज। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, अब इन दोनों आर वेव्स के बीच में जो स्मॉल स्फेयर्स हैं वो हैं, सॉरी, लार्ज स्फेयर जो हैं वो 1 2 3 4 5। तो 300 को 5 पे डिवाइड करें, दैट विल बी लाइक 60। ठीक है। अब यहां तक तो था अगर रेगुलर आर आर है। अगर आर आर इरेगुलर है, यानी कि जैसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन में कह लें चलें, उसमें रिदम रेगुलर नहीं होता। अगर रिदम रेगुलर ना हो तो फिर हम आर आर, फिर हम कैसे काउंट करेंगे कि हार्ट रेट क्या है? उसका तरीका ये होता है कि हम 6 सेकंड की स्ट्रिप निकालते हैं। हम स्टाफ को या अपने जो ईसीजी से क्या कहते हैं, ईसीजी टेक्नीशियन होता है, हम उसे कहते हैं कि हमें नॉर्मल ईसीजी के साथ 6 सेकंड की स्ट्रिप निकाल दें, उसको कहते हैं रिदम स्ट्रिप। रिदम स्ट्रिप निकाली जाती है लीड 2 की। ठीक है, मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ, लीड 2 की रिदम स्ट्रिप लेते हैं, 6 सेकंड्स लंबी स्ट्रिप लेते हैं, उसमें हम ये नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 60। ठीक है, गिव मी अ सेकंड।
ठीक है, अब आप ये देखें कि यहाँ पे, अच्छा अब आपका सवाल ही होना चाहिए कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है। 10 से मल्टीप्लाई करने की रीजन ये है, आपके 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आपने 6 सेकंड की स्ट्रिप ली थी, आपने उसको 6 सेकंड की स्ट्रिप ली थी, तो आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेकंड आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होते 1 2 3 4 5 6 7 होते, तो आप उसको यहाँ 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 70 आंसर आता। ठीक है, इस बात की समझ आई कि आपने 6 सेकंड की स्ट्रिप लेनी है लीड 2 की, उसमें जितने नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आएंगे आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा दैट मीन्स के 60 बीट्स पर मिनट या 70 बीट्स पर मिनट। ये आपका इरेगुलर के लिए है। चलें, अब आप यहाँ पे सब लोग काउंट करिएगा, आपके पास सब लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, हमारे पास 6 मिनट है। आप ये देखें कि इसमें दो, पहली बात तो ये कि ये जो रेट है ये रिदम नॉर्मल है। आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 300 को आई थिंक 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो इसका रेट क्या है बताइए, चैट बॉक्स में बताएगा कोई। आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। 33। ओके गुड, यहाँ पे आंसर भी आ गया हमारे पास, वेल डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस पे आप इसका जरा काउंट काउंट करिए। 4 जी। 300 को 4 से डिवाइड करें, इसका आंसर क्या है। ओके लेट्स सी, आपका आंसर देखते हैं। ये हमारा 3.5 है, लेकिन बहरहाल ठीक है, ये मैंने तो बहुत ज्यादा ही एक्यूरेसी से कर लिया। ये बेसिकली 1 2 3, ये 3.5 है, ठीक है, लेकिन आपने 4 से किया तो 75, आपका आंसर ठीक है, इट्स नॉट इनकरेक्ट। चलिए इसमें देखें, अच्छा इसमें देखें, ये तो बहुत सिंपल है जी। ओके आपका आंसर है, और राइट आप लोगों का आंसर है 150, गुड। चलें नेक्स्ट इसमें देखें, अच्छा इसमें देखिए हम, अब ये जो है ये इसमें इरेगुलर है। अब आप इसके नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस काउंट करेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जी मैंने तो काउंट कर लिए, आप बताएं इसका आंसर क्या है। ओके, लोगों के आंसर आ रहे हैं। ओके चलिए हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर है इट्स 110, क्योंकि 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 110, बट नॉट बैड। जिन्होंने 110 लिखा है स्कूल राबिया, आपने बहुत सही आंसर दिया है, गुड। नाउ रिदम हमारे पास 3 मिनट है, और रिदम को देखते हैं, इसके साथ हमारा आज का सेशन ऑफ हो जाएगा। और कल इंशाल्लाह हम इसी टाइम पे 8:45 से लेकर 10 बजे तक अपना नेक्स्ट सेशन करेंगे, और उसमें हम लोग इससे ज्यादा मजे की चीजें पढ़ेंगे, हम वेव की प्रोग्रेशन और एक्सेस पढ़ेंगे। और कल वाला सेशन आप लोग जरूर लीजिएगा। एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, उसको लर्न करना, क्योंकि जिसको एक्सेस पढ़ना आ गया और जिसको वेव्स की नॉर्मल प्रोग्रेशन की समझ आ गई, ईसीजी पे वेव फॉर्मेशन होती कैसे है, आप समझे, उसको सारी ईसीजी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब हम ये हमारा लास्ट है, हम ये रिदम देखते हैं। अच्छा रिदम काउंट करने के मेथड्स होते हैं दो। एक होता है आप सिर्फ उसमें काउंट द स्मॉल स्क्वेयर्स बिटवीन द टू आरआर वेव्स, या दूसरा होता है डॉट मैचिंग। ये बहुत ही ऐसे थोड़े ऐसे बच्चों वाले मेथड है, हम ऐसा करते हैं आरआर वेव के बीच में हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स को काउंट कर लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए 1, मेरा कर्सर मूव का तो नजर आ रहा है आप लोगों को, नहीं नजर आ रहा तो मैं कर्सर को यहाँ से मूव, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहाँ नीचे वाले काउंट करें, यहाँ पे कितने, 1 2, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये इरेगुलर है, सिंपल, हर दो आरआर वेज के बीच में वो डिफरेंट है, तो इट मीन्स के दैट मीन्स के वो रेगुलर रिदम नहीं है। ठीक है, खत्म। इससे कल हम पढ़ेंगे
प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव। आज का हमारा सेशन आप लोगों के साथ खत्म हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोग चैट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं और आप लोग आज ग्रुप में भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। सो लेट मी नो, जो चीज़ समझ नहीं आई ग्रुप में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको दोबारा से कल आप लोगों को दोबारा बता दूंगी। ठीक है, इसके साथ ही टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू ऑल टुमारो।